हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो हाफ ईयरली रिवीजन सीरीज में अब थर्ड पार्ट में फिजिक्स की बात करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके दोनों चैप्टर से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से बात करने वाले हैं। बेटा पीवाईक्यूज अलग चीज होती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलग चीज होती है। ठीक है ना, ये आपको क्लियरली पता होगा। तो इस सेशन में हम सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। बायो और फिजिक्स में हमने कॉम्पिटेंसी अलग किया था, उसके बाद 2, 3, 5 मार्कर्स अलग किया था, लेकिन अब आज इस सेशन में पूरी फिजिक्स एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस a concave mirror can form an image smaller than the actually object। मतलब डिमिनिश्ड इमेज बतानी है, डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है। ठीक है ना। तो देखो, मान लीजिए ये हमारा मिरर है। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इससे अगर ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। इमेज का साइज वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे तो सेम इमेज बन जाएगी। लेस देन फोकल लेंथ नहीं हो पाएगा। एफ और सी के बीच में रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। आप किसी फेयर में गए होंगे, ट्रेड फेयर में गए होंगे, तब वहां पे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के मिरर्स होते हैं। किसी में शेप बहुत बड़ी दिखती है, किसी में फेस बहुत लंबा सा दिखता है, किसी में बॉडी छोटी दिखती है, तो उनको मैजिक मिरर्स कह देते हैं। ठीक है। तो शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मैंने जो बताया वही कि हेड बिगर है, मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी सेम साइज, हेड बिग या बिगर, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी सेम साइज एंड लेग स्मॉलर, लेग स्मॉलर। तो कौन से कॉम्बिनेशन में मिरर्स को रखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए कॉनकेव मिरर जो है लार्जर इमेज बनाता है, सेम साइज की इमेज में कौन रहेगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बना देगा। तो कॉनकेव प्लेन, कॉनकेव प्लेन आपको कहाँ दिख रहा है, कॉनकेव प्लेन एक ही जगह पे दिख रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा, स्मॉलर इमेज के लिए कॉन्वेक्स। ठीक है, टॉप में कॉनकेव, मिडिल में प्लेन और बॉटम में कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलें आगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ए लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन। ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ए से बी में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी आप म्यू से भी शो कर सकते हो, आप एन से भी शो कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये देखो, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, म्यू कह लो या एन कह दो आप, वो एक से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। अगर टुवार्ड्स नॉर्मल होता तो ऐसे जाता, तो लेस देन 1 हो जाता। इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। एम होता है माइनस वी अपॉन यू, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा लिखा होता है रियर व्यू में, रियर व्यू मिरर में
ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो स्मॉल साइज का होगा तभी तो वो हमें पूरा का पूरा एक साथ दिखाई दे जाता है। तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी 1 से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है ना, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। Which of the following ray diagram is correct for ray of light incident on lens shown in this figure? ये है भैया यहां से जा रही है लाइट रे, ठीक है, फोकस से, फोकस से जा रही है, ठीक है। और क्या पूछा है, रे डायग्राम पूछा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी पे से जाती है तो बैकवर्ड चली जाती है, ये तो हो नहीं सकता। सेम डायरेक्शन में जा नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन ए और बी में से होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दिखा दिया कि यहाँ से आई और यहीं से वापस चली गई, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कई बार आंसर बच्चा इलिमिनेशन मेथड से भी आ जाता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी। अच्छा, ये एक ए है, ये बी है, एंड इमर्ज आउट थ्रू सी एंड डी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। अच्छा, बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। देखो, प्रिज्म होगा तो क्या होगा, वो पैरेलल नहीं होंगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी, ये भी दोनों में से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम देखते क्या है, इंसिडेंट रे होती है, फिर नॉर्मल अगर हम प्लेन के ड्रॉ करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और एक इमर्जेंट रे होती है, इमर्जेंट रे। तो यही हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसके अंदर। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जब हम एक डार्क रूम में आते हैं अब बाहर से, तो एकदम से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने फील किया होगा, मान लो आप मूवी देखने गए थिएटर में और मूवी स्टार्ट हो गई है, और एकदम से आप जब एंटर करते हो तो फॉर फ्यू सेकंड्स आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों होता है ऐसा, बताओ। क्योंकि जो प्यूपिल है, आपको पता है जो हमारे आई का प्यूपिल है, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल टेक टाइम टू एडजस्ट amount of light entering into the eye, amount of light entering into eye, into our eyes। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, पीपल डू नॉट ओपन एट ऑल, गलत बात है। पीपल टेक टाइम, यस, एडजस्टमेंट के लिए उसको टाइम लगता है। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डार्क रूम, नहीं। पीपल ओपन क्विकली, नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलें आगे। वेल, लाइट एंटर फ्रॉम द एटमोस्फियर, ये मान लीजिए हमारा सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन एटमॉस्फेयर की भी डिफरेंट लेयर्स हैं, स्ट्रेटा हैं, लेयर्स हैं। इट स्ट्राइक ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। विच डिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बिल्कुल कहीं भी जा सकता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन।
तो जब लाइट रे एंटर कर रही है तो एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल के साथ वो टकराती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में बोल रहे थे, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है, बट वो एक लेयर से दूसरे लेयर में जब जाएगा तो जब ये, लेकिन ये क्या कह रहा है, एंटर द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक ऑन द फाइनिट, यहाँ पे यही इसी पॉइंट की बात कर रहा है। अगर डिफरेंट लेयर्स में करें तो हम और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? दो स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग है। स्काई अपियर ब्लू इन डे टाइम, और रीजन क्या दिया है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कह रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विबग्योर, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कह रहा है। बात ये भी सही है, ब्लू अपीयर होता है और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन ये अपीयर ब्लू होता है, इसका ये रीजन थोड़ी है। तो ए और बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट द नून सन अपीयर्स व्हाइट, सन व्हाइट क्यों अपीयर करता है, क्योंकि लाइट लीस्ट स्कैटर्ड होती है। कि यहाँ पे ओवरहेड है, यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं तो ओवरहेड है सन, तो सन को यहाँ के या यहाँ के कंपैरिजन में लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो एक फ्रैक्शन जो होता है ब्लू या वायलेट कलर का, वही रिफ्रैक्ट हो पाता है, सॉरी स्कैटर हो पाता है, और इसलिए नून में सन व्हाइट अपीयर होता है। क्लियर है बच्चों? बातें समझ में आ रही हैं? चीजें समझ में आ रही हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में चलिए लास्ट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा 2, 3, 5 मार्कर्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म बना दिया हमने। ए स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे, अब देखिए ये डेंसर मीडियम है और वहां जो आ रहा है वहां से एयर में जो है वो रेयर मीडियम है। तो रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे मूव करेगी और फिर डेंसर से फिर रेयर में जाएगी, तो इमरजेंस की बात कर रहा है, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए ये हम नॉर्मल करते हैं तो ये उस नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, तो जो थिकर पार्ट होगा, बेस की तरफ जो पार्ट होगा उसकी तरफ मूव करेगी, ठीक है ना, नीचे की तरफ। सो पैरेलल नहीं होगी, सेम डायरेक्शन नहीं होगी टुवर्ड द थिनर, नहीं, थिनर पार्ट तो ऊपर की तरफ होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, गेट डेविएटेड, बिल्कुल डेविएशन होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो, एंड बेंड टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा। अब बात करते हैं किसकी, 2 मार्कर्स की, 3 मार्कर्स की, 5 मार्कर्स की, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। क्लियर? आर यू रेडी फॉर इट? अगर रेडी है तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज एज स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस आपके पास हैं, आपको बताना है कौन सी डिवाइस यूज होगी जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बने, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड फोकस, तो एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिवाइस एंड फोकस, डिवाइस का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, फोकस ये है, और इन दोनों के बीच में ये रखा गया है, और एनलार्ज इमेज बन रही है, एनलार्ज एंड बिहाइंड मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज किस में बनती है, वर्चुअल इमेज कौन के मिरर में बनती है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको
जरूरत ही नहीं थी। वर्चुअल इमेज आ गई, मिरर के केस में तो कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड डिवाइस एंड इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइड में बन रही है, हाईली एनलार्ज है, कॉन्वेक्स मिरर होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है, सेम साइज में बन रही है। हाईली enlarged image is formed, highly enlarged image will be formed on the same side of the device। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस। ये ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे है, और ये हमारी डिवाइस है। तो इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, ये स्मॉलर साइज है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे है, एंड ऑन द सेम साइड। तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, कॉन्वेक्स लेंस था, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एनलार्ज इमेज थी, यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है ऑन सेम साइज, सेम साइड। तो कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस एनलार्ज इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस एंड इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। अभी क्या बात करी हमने, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। सबसे पहले कॉनकेव लेंस में क्या बनी, कॉन्वेक्स लेंस में एनलार्ज्ड, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में डिमिनिश्ड, और अब क्या आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, मिरर, ठीक है। मिरर में इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और इमेज इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, तो कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे रे डायग्राम्स, सारे रे डायग्राम्स अलोंग विद रूल्स आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी पर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप तुरंत देखिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन और अगर हम रूल्स और रे डायग्राम को बनाने लगे तो बच्चों सेशन इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग ही कहोगे कि सर बोर हो गए। तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए मैंने डायरेक्ट आप लोगों के लिए आंसर्स लिखे हैं, रे डायग्राम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। क्लियर है बच्चों, चले आगे, चले अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एन डी दिया हुआ है 1.6, जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे हमें चलना है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फर्क है बताओ। रिलेटिव में तो बच्चों दो मटेरियल आपके पास होंगे, दो मीडियम होंगे, जैसे यहाँ पे ग्लास और डायमंड दिया हुआ है ना, ग्लास और डायमंड। एब्सोल्यूट में क्या रहेगा, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, जो भी मीडियम दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट में लाइट के साथ एक तरह से कह सकते हैं हम कंपैरिजन करना है, और रिलेटिव में दो मटेरियल मीडियम्स के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो ग्लास का, सॉरी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, ग्लास का। तो एन refractive index of diamond with respect to glass will be diamond upon glass। तो ये दिया हुआ है 1.6। एनडी कितना है, एनडी निकालना है, डायमंड का निकालना है, और ग्लास का दिया हुआ है 1.5। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एनडी इज इक्वल टू
1.5 into 1.6, that will be 2.40. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे रेशो, सॉरी यूनिट नहीं लिखी सर ने। बेटा ये रेशो है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है आपको? बात समझ में आ रही है? चले आगे। चलिए, स्टेटमेंट सॉरी स्टेट रीजन फॉर मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको जहां तक मुझे याद आ रहा है निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। रे डायग्राम बनाना है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म्ड बाय मायोपिक आई रेटिना से पहले बन जाती है, बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। करेक्शन ऑफ मायोपिया कौन सा यूज करते हैं? अच्छा रीजंस बता देते हैं पहले, देखो। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज द डिफेक्ट पर्सन इज अनेबल टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट क्लियरली। कौन से ऑब्जेक्ट? नियर ऑब्जेक्ट्स या फार ऑब्जेक्ट्स? बताओ फटाफट। तो मायोपिया होगा कि जब जो फोकसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाए, आई बॉल बहुत बड़ी हो जाए, और कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाए नॉर्मल कर्वेचर से। ये रीजंस हैं इसके। ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है कि मैंने बताया कि रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। ये रेटिना है, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। बिकॉज जो आई है वो लेंस को प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाती, तो जो फाइनल इमेज बनती है वो रेटिना के सामने बन जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले आप नॉर्मल आई का बना देंगे, फिर डिफेक्टेड आई का, मायोपिक आई का, और फिर करेक्टेड आई का डायग्राम बना देंगे। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे कॉर्निया के आगे, लेंस के आगे कह सकते हैं आप, टू करेक्ट मायोपिया। तो कॉनकेव क्योंकि क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो फैला देगा लाइट रेज को। इंसिडेंट रेज फैल जाएंगे और वो क्या हो जाएंगी, कहाँ पे जाके मिलेंगी, रेटिना पे ही मिलेंगी। क्लियर? और अगर हाइपरमेट्रोपिया आ जाए तो, हाइपरमेट्रोपिया तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है। उस केस में इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड मिरर बनती है, याद रहेगा। सॉरी बिहाइंड रेटिना बनती है, नॉट मिरर, बिहाइंड रेटिना बनती है। तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड। तो दोनों डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। अब दो वर्ड और पता होना चाहिए आपको। नियर पॉइंट, क्योंकि आई की बात कर रहे हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर, कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिससे पास से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। एंड फार पॉइंट, ये तो इन्फिनिटी है, फार बिहाइंड नहीं, फार पॉइंट इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नियर, चलिए वही बात आ गई। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर। यू दे, सॉरी वी दे दिया। नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू हेल्प देम टू रीड अ बुक प्लेस, ये नियर पॉइंट दे दिया। नियर पॉइंट जिसको हम यू कहेंगे -25 सेंटीमीटर। वी दे दिया, इमेज की डिस्टेंस दे दी। पावर निकालनी है, लेंस फॉर्मूला लगा दो सीधा, फोकल लेंथ आ जाएगी। और फोकल लेंथ का इनवर्स क्या होता है, पावर होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ ही आ गई, पावर ही आ गई। 15 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, है ना। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला का बेसिक डिफरेंस क्या है बताओ। लेंस और मिरर फॉर्मूला का बेसिक डिफरेंस ये है, ये साइन, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा, बाकी सारा सेम। ठीक, चले आगे। मजा आ रहा है?
चलो अच्छी बात है। अब फिर से क्वेश्चन को चेंज कर दिया। नियर पॉइंट, यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का 1 था, यहाँ पे नियर पॉइंट 1 मीटर कर दिया, वहां पे 50 सेंटीमीटर था। यस, यहाँ पे 1 मीटर कर दिया। पावर ऑफ द लेंस निकालनी है यहाँ पे भी। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, अज्यूम क्या करना है, नियर पॉइंट यही होता है, नियर पॉइंट यू होता है कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नियर पॉइंट यहाँ पे दिया है 1 मीटर, तो फोकल लेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/v - 1/u, सेम तो लेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है, ये हमें पता है इतना होता है। ठीक, तो आपका आ जाएगा, पावर कैलकुलेशंस आप कर लोगे। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा चीजों को चेंज करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, अभी वैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे। व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। अब भैया हमारा जो सोर्स है लाइट का, उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे आई, और जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है वहां पे जो डस्ट पार्टिकल हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उसके साथ स्ट्राइक करके और हर पॉसिबल वे में वो जा सकती है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Read Scattering of light is a phenomenon by which a beam of light is redirected in different direction when it falls on dust particles, water molecule and the molecule of gases present in the atmosphere। कोई भी टाइप के पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके साथ वो स्ट्राइक करती है और उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में चल जाती है। ठीक है, अब जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसकी बात करें तो आपको पता है विबग्योर होता है, विबग्योर। तो वायलट, इंडिगो एंड ब्लू हैव लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ होती है, तो ये मोस्ट स्कैटर्ड होंगे। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू से, स्पीड कह सकते हो आप स्कैटरिंग की, है ना, v। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, इसलिए रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। वायलेट क्यों अपीयर नहीं होता, अब आप बताओ फटाफट, वायलेट क्यों अपीयर नहीं होता। Violet, indigo, blue color of white light have least wavelength due to which it scatter the most by the particle or atmosphere, तो sky appears blue। लेकिन ब्लू तो थर्ड नंबर पे आता है, तो इंडिगो दिखना चाहिए, वायलेट दिखना चाहिए, ब्लू क्यों दिखता है, सोच के देखो। और अगर आंसर मिल जाए तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो फटाफट आंसर अपना। आपके लिए लाइट का सोर्स भी दे दिया मैंने, और यहाँ पे आंसर लिख दो कि थर्ड नंबर पे आता है सर ब्लू, तो वायलेट या इंडिगो क्यों नहीं दिखाई देता। क्या आपने क्लास टीचर से पूछा, आपने ये बात नहीं पूछी तो पूछो, अगर आपको खुद को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। तब तक आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखो, पढ़ो इसको फटाफट, चलो करो। Image of candle flame formed by lens is obtained on a screen। ये कैंडल है, मान लीजिए हमारी, ये कैंडल बना दी हमने, बड़ी गंदी सी कैंडल बना दी हमने। ठीक है, on a screen placed on other side of the lens,
ये लेंस बन गया, यहाँ पे बन रही है 3 टाइम्स। अब मैं रियल इन्वर्टेड कुछ नहीं बना रहा हूँ कि इमेज जो है और ऑब्जेक्ट, इसके बीच में 3 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब मैग्निफिकेशन है 3 टाइम्स। V अपॉन यू क्या है? -3। अच्छा, if the image is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 सेंटीमीटर, तो V दे दिया 80 सेंटीमीटर, V दे रखा है 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यहाँ पे कहाँ पे रखें इसको? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ दिस, तो U निकालना है सबसे पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3U इज इक्वल टू 80, तो U इज इक्वल टू 80 अपॉन 3, तो 16.3 समथिंग आ जाएगा, राइट? 16.3 आ गया। कितना आया? 80 अपॉन 30, 16.33 मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, 26.33, 26 नॉट 16, 26, 26 नॉट 16। ठीक, अब हमें मैग्निफिकेशन मिल गई, तो अब लेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल दोगे? फोकल लेंथ निकाल लोगे। तो इमेज इज फाउंड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, बिल्कुल अदर साइड में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कॉन्वेक्स हो जाएगा, लेंस कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या, कोई किंतु परंतु? अच्छा, आंसर मिला उसका? उसका आंसर मिला? नहीं मिला, चलिए मैं बता देता हूँ कि विबग्योर में ब्लू लाइट 3rd नंबर पे आती है, तो वायलेट या इंडिगो क्यों नहीं दिखाई देता हमारा स्काई? इसका आंसर है बच्चों, एक वो होता है व्हाट यू से, लो, रेलिक्स लो, रेलिक्स स्कैटरिंग। रेलिक्स स्कैटरिंग क्या कहती है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है, जैसे ब्लू या वायलेट, वो ज्यादा स्कैटर होंगी एज कम्पेयर टू लॉन्गर वंस लाइक रेड। अब जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, वायलेट स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक है, जो सन है उसकी इंटेंसिटी लो है फॉर वायलेट, सन्स इंटेंसिटी इज लो फॉर वायलेट लाइट, फॉर वायलेट लाइट देन ब्लू, वायलेट या इंडिगो दोनों की बात होगी। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, जो ह्यूमन आई है वो ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू लाइट के एज कंपेयर टू वायलेट लाइट। ठीक है, इसलिए भी हमारा जो ब्लू स्काई हो ब्लू अपीयर होता है। ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, उसका नेचर है। तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से ब्लू अपीयर होता है स्काई, ना कि वायलेट या इंडिगो। बात समझ में आ गई? आंसर आपको मिल गया होगा, रेलिक्स स्कैटरिंग इसका मेन रीजन है कि सन की इंटेंसिटी लो है वायलेट कलर के लिए एज कम्पेयर टू ब्लू, और हमारी आई ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई इज 4/5, तो म्यू एक्स वाई हमने मान लिया, म्यू एक्स वाई, तो म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई इज इक्वल टू 4/5, ये इक्वेशन 1 मान लो आप। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, म्यू वाई जेड, म्यू वाई अपॉन म्यू जेड इज इक्वल टू 5/3, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
म्यू वाई जेड इज इक्वल विल बी म्यू वाई अपॉन म्यू जेड, नहीं ये नहीं, क्या निकालना है, सॉरी सॉरी व्हाट, फाइंड द रिफ्रैक्टिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, म्यू एक्स जेड निकालना है, तो म्यू एक्स अपॉन म्यू जेड ये निकालना है, राइट, या उल्टा करना है, जेड का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो जेड अपॉन एक्स ये वाला निकालना है, तो ये चीज हमें दी हुई है, तो इन दोनों को वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, कि म्यू जेड एक्स इज इक्वल टू म्यू जेड अपॉन म्यू एक्स। अब म्यू जेड क्या है, वाई अपॉन म्यू वाई जेड, और म्यू एक्स क्या है, म्यू वाई इंटू म्यू एक्स वाई, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव जेड विद रेस्पेक्ट टू दिस इज 3/4। ठीक, ठीक है बच्चों, चलें आगे, चले। ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर P दे रखा है -6D, ठीक है जी, फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन, फॉर करेक्टिंग इज नियर विजन, ये तो डिस्टिंक्ट के लिए है, डिस्टिंक्ट के लिए है, नियर के लिए क्या है P +2D, फोकल लेंथ निकालनी है, एंड नेचर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन एंड नियर विजन, दो केसेस है, पहले केस में देखो डिस्टिंक्ट विजन की पावर ये जो हमने लिखी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, P F इज इक्वल टू 1/P, F इज इक्वल टू 1/P, तो ये वैल्यू आ गई 16.66 सेंटीमीटर, नेगेटिव वैल्यू है तो कॉनकेव लेंस। अब दूसरे केस में पावर 2D है, तो फोकल लेंथ 1/2 तो 50 सेंटीमीटर आ गई, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, देखो सीधा सा सिंपल सा हिसाब किताब है, नेगेटिव है तो कॉनकेव, कौन क्वेश्चन में नेगेटिविटी, ऐसे भी याद रख सकते हो, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, क्वेश्चन में व्हाट यू से नेगेटिविटी, और कॉन्वेक्स, ठीक, बात समझ में आ गई, देखिए 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया आपका, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज आप सोचते रहो, लगे रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। ये चैप्टर पता नहीं मुझे समझ नहीं आता बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है बेटा, 6 केस वो है मिरर के, 6 लेंस के, और दो दो रिवर्स करके हैं, पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा, तीसरा सेम सी पे आएगी, सी से जाएगी, छठा अलग होता है। वीडियो देखो आप, 10 मिनट में सारे केसेस आपको, 10 मिनट भी मैंने ज्यादा बता दिए, 5 मिनट्स में आपको सारे केसेस याद हो जाएंगे। आज का टाइम एआई के जमाने में बच्चों को स्मार्ट स्टडी करनी होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नैरो बीम ऑफ लाइट एक्स वाई, व्हाइट लाइट है ये, व्हाइट लाइट है एक्स वाई, is passing through glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of emergent beam. And show the path of emergent beam as observed on the screen. ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है PQ, इस स्क्रीन पे दिखाना है कौन सी प्रोसेस है, कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ और इसका क्या रीजन है, बता सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, splitting of white light into its constituent color is known as dispersion of light. Phenomena of splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion of light. तो विबग्योर की हम बात कर रहे थे पहले भी, विबग्योर की बात हम कर रहे थे, तो वो विबग्योर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ हाई, तो स्कैटरिंग लेस, स्कैटर लेस, इनकी वेवलेंथ लो, तो स्कैटरिंग हाई, क्लियर। तो देखो
7 visible light colors. Violet has the shortest wavelength, so scatter most. So scatter most. Shorter wavelength, higher refractive index. ठीक है, inversely proportional to refractive index compared to long wave. Violet light must have the highest refractive index in among the 7 colors. Light speed is inversely proportional to medium's refractive index. When light enters denser medium, highest refractive index show slows down the most. है ना, इसीलिए हमने जो बात करी थी कि बेस की तरफ कलर होगा जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ग्लास प्रिज्म में से जब लाइट रे आएगी तो डेंसर से रेयर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं इसको। अगर इन 7 कलर्स को अगर आप कार्डबोर्ड पे बना लो और उसको हाई स्पीड पे रोटेट करो तो ये सातों कलर कैसे अपीयर होते हैं? व्हाइट। एंड दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क, दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। या इसको हम रिवर्स एक और दूसरा यहाँ पे लगा के प्रिज्म फिर भी व्हाइट लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। ये भी आपके सिलेबस में है। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, व्हाई डू स्टार अपीयर स्लाइटली अबोव देन देयर एक्चुअल पोजीशन? ये जो मैं बता रहा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाली बात, कि मल्टीपल लेयर्स होती है, वैक्यूम है, डेंसर है, रेयर, मीडियम है, अलग अलग है। इसकी वजह से जो अपेरेंट पोजीशन है वो रियल पोजीशन से अलग हो जाती है। कैसे होता है देखो बच्चों, स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबोव देन द देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको फिनोमिनन पता होना चाहिए क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। अब ये स्टार एस है, ये इसकी रियल पोजीशन है, ये इसकी रियल पोजीशन है, और ये एस डैश है, इसकी अपेरेंट पोजीशन है। दिस इज अपेरेंट पोजीशन, रियल एंड अपीयरेंट। लेट स्टार एस इन इज इन द स्काई एंड लाइट कम्स फ्रॉम थ्रू वैक्यूम एंड एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। कि ये अर्थ का ये यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मान लीजिए एंटर कर गई, ये वैक्यूम है, हम मान के चलते हैं। एटमोस्फेयर डेंसर हो गया एज कंपेयर टू वैक्यूम एंड लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ मुड़ी, एंड इट अपीयर्स दैट लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एस डैश। तो ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से जहां से बेंडिंग हुई उसके अगर हम उसको ही ऊपर तक कैरी करते हैं तो हमें लगता है कि उस पॉइंट से आ रही है लाइट, और वो पॉइंट क्या है? वो तो अपेरेंट पोजीशन है, और अपेरेंट पोजीशन हायर होती है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सो स्टार अपीयर स्लाइटली अबोव देयर एक्चुअल पोजीशन। क्लियर है ना बच्चों? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एट सनराइज और सनसेट सन एंड सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड, व्हाई? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज? या एक्सप्लेन द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एंड डिलेड सनसेट, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो एक वर्ड होता है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक एक पोजीशन होती है जिसको कहते हैं होराइजन। ठीक है। तो जब सन राइज कर रहा है, यहाँ पे सन राइज लिख लेते हैं हम एक तरफ, और एक तरफ हम लिख लेते हैं सन सेट, सनराइज एंड सनसेट, यही पूछा गया है। ठीक है। अब जब सन राइज कर रहा है या सेट कर रहा है तो को क्या है? इट इज नियर होराइजन।
नियर होराइजन। तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। When the sun is near the horizon and the light from the sun transfers largest thickness of atmosphere when it covers on sun, ठीक, at sunrise or sunset sun and surrounding sky appears red, सन होराइजन के पास है तो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, और लाइट लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, नून में लीस्ट करेगी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे सन है, और यहाँ पे बना, तो यहाँ पे हम खड़े थे, और यहाँ पे सन था, सॉरी ये सन है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ओवरहेड है नून में, तो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, ठीक, लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे या यहाँ पे है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी हमारे पास पहुंचने के लिए, सॉरी हमारे पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ओरिजिन से हमारे पास पहुंचने के लिए इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एट नून, जहाँ पे वो सीधा है। यही बात इसमें लिखी हुई है। When sun is near the horizon, light from the sun transfers largest thickness. Transfers का मतलब travel through the largest thickness of the atmosphere than what it covers when the sun is overhead at noon. कि वहाँ पे least distance है. So more of the blue light is scattered away and only light of longer wavelength reaches our eyes. And the sun surrounded by sky appears red in color. कि मोस्टली की स्कैटरिंग हो गई, तो सिर्फ जो लॉन्गर वेवलेंथ थी विब ग्योर में से लॉन्गर वेवलेंथ रेड थी, तो ये बच गई, तो स्काई अपीयर्स रेड इन कलर। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। नेम द टाइप ऑफ मिरर दैट शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेजेस, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज। पहले में 2 पार्ट है, दूसरे में 1 पार्ट है, तीसरे में 1 पार्ट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ से तो देखना पड़ेगा भैया। मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज आएगी। दूसरा है डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, ठीक। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड इमेज बनती है। दूसरा क्या है, रे डायग्राम बनाना है एंड जस्टिफाई योर आंसर इन केस मेंशन्ड अबव। अच्छा, दोनों के लिए बनाना है। एंड विच ऑफ दीज मिरर कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड एंड रियल। तो देखो यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, तो क्या हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज है, तो डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इन साइज है, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्लियर? अब तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में तो क्या बनती है, कॉन्वेक्स में तो क्या बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो कॉनकेव मिरर में जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? चलें आगे। अच्छा जी, ये शायद क्वेश्चन आ चुका है, नहीं, थोड़ा सा इसको अलग ढंग से पूछा गया यहाँ पे। A student focus the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. तो सबसे पहले तो क्या है,
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी, कॉन्वेक्स। समझना बच्चों, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर, पोजीशन ऑफ द कैंडल and position of lens 20 centimeter, position of candle 12 centimeter, u कितना हो गया 12 centimeter and position of lens 50 centimeter, position of lens 50, एक मिनट, position of candle, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है ये, position of candle screen and lens as under, position of candle 12 centimeter, position of convex lens and position of screen, स्क्रीन तो ये हो गई 88 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कैंडल इसने दी है 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ लेंस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, तो 19 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, where will be image found if shift the candle towards the lens at a position of 31 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कहाँ ले आया, 31 सेंटीमीटर पे ले आया, यहाँ पे कैंडल को यहाँ पे ले आया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या क्या बच गई भैया, पहले यहाँ थी, आप देखो बच्चों, पहले यहाँ पे थी तो 38 सेंटीमीटर पे थी, अब इसको शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ ले आया, 19 सेंटीमीटर और कम कर दिया, ठीक है, तो कितना बच गया, 19 सेंटीमीटर ही बच गया, ठीक है। कैंडल को जब इधर शिफ्ट कर दिया, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तीसरे में क्या पूछ रहा है, what will be the nature of image found if further shift the candle toward the lens and draw a ray diagram, जैसा कि थर्ड में कहा गया है। वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी, और इधर खिसका देंगे कह रहा है, और इधर कर देंगे इसको, ठीक है, तो रे डायग्राम ये बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा हमारा, इमेज ये बन जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा से आप देख सकते हो कि पहले इसने पोजीशन ऑफ कैंडल दी हुई है, मतलब हाइट ऑफ कैंडल दी हुई है 12 सेंटीमीटर, सॉरी पोजीशन 12 सेंटीमीटर, ये नहीं था पहले वाला, ये था, ये दी हुई है, और लेंस की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दी हुई है, और स्क्रीन की डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद उसने शिफ्ट कर दिया उसको इधर थोड़ा सा 19 सेंटीमीटर और कर दिया, 31 सेंटीमीटर पे ले आया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई, 19 सेंटीमीटर, उसी हिसाब से सारे हैं। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस when object is placed at focus of the lens between f and twice the focal length, beyond twice the focal length, सारे केसेस आपको शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, सारे केसेस देखने पड़ेंगे। देखो, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट इसके सामने है या नहीं। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। नाउ एट द फोकस ऑफ द लेंस, एफ पे हमने जब ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड सेम साइज में बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म। जब फोकस और ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी। ये दोनों बात समझ में आ गई। तीसरा है बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड 2f, यहां पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी,
वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनेगी ऑन सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई समस्या है, कोई किंतु परंतु है, कोई इफ बट है तो बताओ। साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ दिस, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और रिड्यूस कर दिया उसको बाय 1/3 ऑफ इट्स साइज, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3v, एक सेकेंड, माइनस वी अपॉन यू 1/3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3, तो 3v इज इक्वल -3v = u हो गया। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर एंड नेचर बताना है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल दोगे आप, u दिया हुआ है, नहीं फोकल लेंथ दी साइज ऑफ द इमेज, v दिया हुआ है, u आ गया, v दिया हुआ है और फोकल लेंथ दी हुई है, तो v निकाल देंगे, u और f दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपकी निकल गई। अब u = -3v है, तो u = 3v, v कितना आया 40/3, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्टली एक व्हाट यू से केस स्टडी आपको करवाता हूं, उसके बाद आप फ्री हैं, आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो जाए। फॉलोइंग पैसेज, read the following passage and answer the following questions. Akhil, a student of class 10th, went to amusement park. अपने यंग ब्रदर को लेके गया, एक स्मॉल हॉल में गए जहाँ पे बहुत सारे लार्ज साइज के मिरर रखे थे। इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मिरर्स दे लुक्ड वेरी फनी, देयर फेसेस वर नॉर्मल, देयर बेलीज वर फैट। वही क्वेश्चन जो हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड में किया था। अब छोटा भाई डर गया उसको देख के और मिरर को मारने लगा, अखिल ने उसको रोक दिया। नेम द टाइप ऑफ मिरर इन फ्रंट ऑफ विच अखिल एंड हिज ब्रदर वर स्टैंडिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेजेस एंड व्हाट वैल्यूज वर शोन बाय द अखिल। देखो हमने कहा था बड़ा अगर दिखता है तो कॉनकेव होता है, सेम साइज का दिखता है तो प्लेन मिरर होता है, और स्मॉल साइज दिखता है तो कॉन्वेक्स होता है, स्मॉल साइज होता है तो कॉन्वेक्स होता है। ठीक, अब उसको बड़ा दिख रहा था तो कॉनकेव था, क्यों कि फेसेस नॉर्मल थे, फेसेस नॉर्मल थे तो मतलब टॉप पे क्या था, प्लेन था। उसके बाद बेलीज वर फैट, तो मिडिल में क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, मिडिल में क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, बड़ा था। और लोअर कैसा था, कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्शन की वजह से वह उनकी इमेजेस है वो डिस्टोर्टेड हो गई। अखिल ने ये पाया कि जहां पे वो खड़े थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, या अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने ब्रदर को रोक दिया टू ब्रेक द मिरर। ठीक है बच्चों मेरे, तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स था। दोनों चैप्टर हमने फिजिक्स के रिवाइज कर लिए। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG पे, कमेंट सॉरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और अगर वीडियोस देखने हैं रिलेटेड टॉपिक्स के, टॉपिक वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, वन शॉट भी है, सब कुछ आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG पर, बायोनीति RRG पर ओके सॉरी बायोनीति RRG पर अवेलेबल है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ @बायोनीति RRG। आपको डाउट पूछने हैं कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बजा देनी है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो बच्चों। ठीक है, कीप स्टडिंग, सी यू सून, गुड लक।